मतलब तमाम रोड मैप की किस तरह, मतलब वेब डेवलपमेंट क्या है, किस तरह कौन कौन से रास्ते हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा हम चूज़ कर सकते हैं, तो ये हम कवर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो माई नेम इज़ इमरान खान. आई एम स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग in Institute of Management Sciences, currently in sixth semester. Professionally, I am a Manstack or full stack developer right now at IMDG Sol. Last year, I worked as a Laravel developer. So I have 1 year experience in Laravel as well. Laravel is PHP technology, PHP framework basically. I'll let you know later in the session as well at what is Laravel and what is MERN. And I am the Alpha Ambassador in Microsoft Learn Student Ambassador. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एजेंडा दिखा देता हूँ इस सेशन का कि कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं. सबसे पहले तो मैं आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट समझाऊंगा. बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट ये बेसिकली बस वेबसाइट को बिल्ड करना या सिंपल वेबसाइट बनाना. इट्स नॉट लाइक दैट. तो वो मैं क्लियर करूँगा. देन उसके बाद 2 टियर वर्सेस 3 टियर एप्लीकेशन होती है, वो समझाऊंगा क्या फ़र्क है, किस तरह होती है, कब से स्टार्ट है. फ्रंट एंड लैंग्वेजेस समझाऊंगा. फ्रंट एंड बैक एंड कुछ फ्रेमवर्क्स दिखाऊंगा, अल्टरनेट पाथ दिखाऊंगा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. देन उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा मीन वर्सेस मेवन स्टैक, जो कि मैं की डेटाबेस का कंसेप्ट जो कि थर्ड ईयर या बैक एंड ईयर पर आती है. और उसके बाद कुछ एडवांस जो आजकल बहुत ट्रेंड पर चल रही है, तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, वो आपको समझाऊंगा. तो उसके अलावा भी अगर टाइम तो और भी कुछ चीज़ दूंगा. The screen is stuck right now. I think it's the internet issue, so let me turn off my camera. Session goes smooth. सबसे पहले आती है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस. तो फ्रंट एंड पर हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती है, वो तो फ्रंट एंड पर भी दो, और एक होता है हमारे साथ, एक इसमें स्लाइड मिसिंग हो रही है जो कि मैंने ऐड किया था. ये आई डोंट नो. सबसे पहले तो आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आवाज नहीं आ रही इमरान भैया. पहले जितनी भी नहीं आ रही है. इज इट ओके राइट नाउ? जी इमरान खान भाई, इस तरह है कि इसमें आप चेहरा जब स्लाइड करते हैं माइक से तो उसका इशू इसकी वजह से होता है. आवाज बाकी ठीक है, आप कर सकते हैं. मतलब मैं माइक को स्टेबल रख. फेस को उसी साइड पे रखे तो फिर कोई इशू नहीं आता, ब्रेक हो जाता है उस वजह से. सर. ओके ओके. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर, ये आज की क्लास लेने के बाद हम कितना लेंगे, सीख लेंगे? आज के क्लास लेने के बाद तकरीबन ये आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ जाना है और किस तरह, मतलब कौन से पाथ से जाना है. बेसिकली मैं आपको तमाम रास्ते दिखाऊंगा, क्लियर कराऊंगा कौन से रास्ते पर आपको जाना चाहिए. सर कौन कौन सा कराएंगे ना, यूज कराएंगे, रिएक्ट भी कराएंगे? नहीं, इस सेशन का एजेंडा सिर्फ रोड मैप है. रोड मैप पाथ होता है, रास्ते होते हैं ना, कि कौन कौन से रिएक्ट है, तो रिएक्ट के अल्टरनेटिव में व्यू भी है. तो कौन सा आपको करना है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा किस लेवल पर चाहिए, तो वो क्लियर होना चाहिए आज. ओके सर. अरेंज करेंगे फ्रंट एंड बैक एंड सब तमाम लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क पर, सही है. सो बेसिकली सबसे पहले तो समझ लेते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, सही है. तो वेबसाइट बनाना या वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, ये दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, सही है. वेबसाइट बेसिकली नॉर्मल कोई भी वेबसाइट आजकल चल रही है, वो तो आप देख सकते हैं. वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊँ,
think there is some issue in. I think there is an issue in my network. Am I audible? जी जी Imran, you're clearly audible. Okay. So All basically, listeners. ओके सो 1990 से पहले जो हमारी सॉफ्टवेयर बनती थी वो पास्कल और कोबोल लैंग्वेजेस में बनती थी। तो उसमें सिंपली हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होता था, ना कोई फ्रंट एंड ना कोई बैक एंड, बस नॉर्मली एक स्क्रिप्टिंग मतलब कोडिंग होती थी, उसकी कोडिंग कर लेते थे एंड नॉर्मली सॉफ्टवेयर चल जाते थे। तो इस तरह अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कंप्यूटर में आपको ये कमांड जो दिख रही होती है, ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, मतलब नॉर्मल ब्लैक स्क्रीन विद टेक्स्ट और टेक्स्ट से सब कुछ चलता था। लेकिन 1990s के बाद फिर कंसेप्ट आया वेब का, तो वेब में हमारे पास फिर फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया। तो उस वक्त के बाद मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बंद हो गई, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो गई वेब पर, सही है। तो वेब में क्या होता है, बेसिकली वही सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन एक्सेस जो है सर्वर के पास चला जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे पास आ जाता है। मतलब बेसिकली इसमें आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, सिंपली लॉन्च कर सकते हैं, फ्रंट एंड वाला वो भी कवर हो जाता है। इसके अलावा आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, इस जिस तरह आप आजकल देख ले, फोटोशॉप तक फोटोपी के नाम से आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस तरह के जितने भी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशन हो गई, तो ये सारे जो है ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कैटेगरीज में आती है। तो अभी आगे देख लेते हैं कि ये 2 टियर और 3 टियर वाला कौन सा कंसेप्ट है, ये भी वेब डेवलपमेंट के साथ ही आता है, साथ में आता है। तो बेसिकली नॉर्मली पुराने अगर देख ले तो नॉर्मली जब मतलब थोड़ी एडवांसमेंट आ गई तो सी प्लस प्लस डॉट नेट जावा जितने भी लैंग्वेजेस थी उनके साथ हम डेटाबेस कनेक्ट कर लेते थे, तो बस 2 टियर से हमारा काम चल जाता था। लेकिन चूंकि आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है और मतलब बेस्ट वे है, उसमें फ्रंट एंड बैक एंड और मिडिल लेयर आ गया। तो फ्रंट एंड पर होती है फ्रंट एंड नॉर्मल एक डिज़ाइन होता है, उसके अलावा फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट होती है वो हो जाता है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आर सेपरेट थिंग्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिडल लेयर पर बैक एंड लैंग्वेजेस, जिस तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिकली, और उसके बाद आ जाता है डेटाबेस। तो उस तरह 3 लेयर पर हमारा काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर इस स्लाइड से हो जाएगा कि फ्रंट एंड पर हमारे पास मतलब कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है। तो फ्रंट एंड पर तो सबसे पहले डिज़ाइन को समझ लेते हैं। तो डिज़ाइन जो है फ्रंट एंड पर, उसमें नॉर्मली हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली नॉर्मली हमारे पास कोई भी वेबसाइट अगर आप डेवलप करना चाहें तो आप इससे सिंपली कर पाएंगे। HTML सीखना बहुत ईजी है, CSS भी सीखना बहुत ईजी है, जावास्क्रिप्ट सीखना भी, जावास्क्रिप्ट पर वास्ट है तो उसके बेसिक सीखना एटलीस्ट बहुत ईजी है। तो HTML आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देगा। सिंपल लैंग्वेजेस है आई थिंक, मतलब ये तीनों लैंग्वेजेस आप विद इन 1 मंथ या 2 मंथ बेसिक्स से कवर कर सकते हैं। CSS उसकी स्टाइलिंग कर देगा उसी स्ट्रक्चर की, और जावास्क्रिप्ट थोड़ी इंटरेक्शन या इंटरेक्टिवनेस या फंक्शनलिटी डाल देगा। सो बेसिकली आपकी फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग कवर हो जाएगी। फिर जावास्क्रिप्ट में आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आगे फ्रेमवर्क है, या जावास्क्रिप्ट के अंदर ही विदाउट फ्रेमवर्क भी आप मतलब उसमें जितनी भी इंटरेक्टिव वाली थिंग्स आ गई, तो ये अभी डिज़ाइनिंग का मतलब पोर्शन नहीं है, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती है कि कौन से बटन पर क्लिक होगा, फॉर्म किस तरह सबमिट होगा, वैलिडेशन किस तरह होगी, कौन से फॉर्म मतलब ईमेल की फील्ड में कोई नंबर ना डाल दे, वो डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के लॉजिकल कंसेप्ट जो है वो फ्रंट एंड से फ्रंट एंड डेवलपमेंट से हैंडल होते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इजीली हैंडल कर देता है। इसके अलावा बैक एंड पर अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, मतलब फ्रंट एंड तो कॉमन हो गया, डिज़ाइन डेवलपमेंट में फिर फ्रेमवर्क में वो है, अल्टरनेटिव है। लेकिन बैक एंड में नॉर्मली कंपटीशन की वजह से और कुछ ट्रेडिशन पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ट्रेडिशनलनेस बहुत चल रही है ना बहुत सारे जगहों पर, तो उसकी वजह से इन तमाम लैंग्वेजेस में कंपटीशन आ जाती है, कोई एक करता है कोई दूसरा करता है। तो सबसे पॉपुलर अगर देख ले PHP है, तो ये मतलब पहले से ही चल रहा है, बैक एंड स्क्रिप्टिंग जो है हम PHP में करते थे। इसके अलावा पाइथन, रूबी उसमें भी कर सकते हैं। इवन हर हाई लेवल लैंग्वेज पॉसिबल है कि कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन लैंग्वेजेस है जो कि यूज़ होती है। उसके अलावा नोड.js जो कि
रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड भी हैंडल करता है और बैक एंड में भी यूज़ होता है। पहले यूज़ नहीं होता था, अभी उसमें सर्वर साइड ये नोड जेएस की वजह से ये फंक्शनलिटी भी आ चुकी है, तो बैक एंड में हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम देख ले, तो अगर हमने सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे। अगर हमने बैक एंड डेवलपर बनना है तो बैक एंड के लिए भी वो फ्रंट एंड सीखेंगे, क्योंकि बैक एंड डेवलपर विदाउट फ्रंट एंड काम नहीं कर सकता, तो आपको वो भी सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको मजीद जावास्क्रिप्ट में बैक एंड कंटिन्यू करनी है वो कर सकते हैं, और ये सारे अल्टरनेट है, रूबी, पाइथन या PHP। मैं रिकमेंड करूंगा PHP या नोड जेएस में एक कंसिडर कर लो, और सबसे बेस्ट नोड जेएस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने आपने फ्रंट एंड कर लिया तो उसमें बैक एंड भी कर ले, बेस्ट वे है। तो आपका फ्रंट एंड भी हो गया, बैक एंड भी हो गया। इसको ही हम कंसिडर करते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक की भी तरफ आते हैं, लेकिन सिर्फ लैंग्वेजेस से काम नहीं चलेगा। अभी बात कर लेते हैं फ्रेमवर्क्स की। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रेमवर्क है क्या। सो बेसिकली हमारे पास वेबसाइट्स में कॉमन जो मतलब वेबसाइट बनाते हैं या कोडिंग करते हैं उसमें कॉमन कोडिंग होती है। जिस तरह मैं आपको क्लियर कर दूं बूटस्ट्रैप से, बूटस्ट्रैप जो है CSS का फ्रेमवर्क है, CSS स्टाइलिंग है, सही है। तो CSS में अगर एक बंदा 1 घंटा कोडिंग करता है, एक डिज़ाइन तैयार करता है, तो सेम कोडिंग अगर हम वो बूटस्ट्रैप में करते हैं तो वो 10 मिनट में हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप में क्या किया है कि CSS की तमाम कोडिंग को मतलब क्लासेस के अंदर ऑक्युपाई किया है, और उससे इजीली हम वो कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेमवर्क्स जो है ये बेसिकली कॉमन फंक्शनलिटीज़ को जब बार बार यूज़ होती है वो अरेंज करती है एक साथ, और हमारे लिए मतलब जितनी भी मैनेजमेंट है वो हमारे लिए इजी कर देती है। तो इंडस्ट्री में अगर देख ले तो फ्रेमवर्क्स ही यूज़ होती है, लैंग्वेजेस यूज़ ही नहीं होती। बेसिकली ये लैंग्वेजेस ही है ना, लेकिन उसको थोड़ा मतलब अ, अपने तरीक़ों से वो अरेंज किया होता है। तो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप बेस्ट है। इसके अलावा टेलविंड CSS अल्टरनेट बहुत सारे हैं, वो भी कर सकते हैं, मतलब CSS के साथ ही ये आपका कवर हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए ये 3 में आपको सामने दिख रहे हैं, इनमें आप चूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू, ये तीनों जो है वो सेम काम करती है। इसका मैं आपको सिंपल समझा दूं कि मतलब रिलोडिंग का कंसेप्ट ये ख़त्म कर देती है, कंपोनेंट सिस्टम आ जाता है इसमें। इसमें सबसे बेस्ट कंसिडर कर ले तो रिएक्ट जेएस है। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट ही है, फ्रंट एंड पर यूज़ होता है, लेकिन इसमें कंपोनेंट का कंसेप्ट आ चुका है। नॉर्मली अगर हम किसी भी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट होते हैं तो होता क्या है कि वो पेज दोबारा सर्वर से रीलोड होता है। तो वो वाला कंसेप्ट रिएक्ट कंपोनेंट में कर देता है, मतलब ये सिर्फ कंपोनेंट रीलोड करता है, ना कि पूरा वेबसाइट। इससे फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट बहुत फास्ट रहता है। सेम आप एंगुलर या व्यू जेएस पर भी कर सकते हैं, तो इन तीनों में आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो वो बैकएंड में अगर हम बात कर ले, बैकएंड में फ्रेमवर्क्स की, तो यहाँ पर अगर आप लोग PHP से फेमिलियर है या जिन्होंने काम किया है और बैकएंड में मजीद सही से इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर PHP वाले फ्रेमवर्क गिवन है, लारावेल, सिम्फनी, YII है, केक है। इसके अलावा भी है, सबसे पॉपुलर जो है सिम्फनी एंड लारावेल है। और लारावेल जो है कॉमन जो फंक्शनलिटी होती है तमाम लैंग्वेजेस की यूज़ करता है, तो मतलब पैकेजेस जितने भी है वो लारावेल अपने पास यूज़ करता है, तो लारावेल उसमें बेस्ट है। लेकिन अगर आपने PHP में नहीं जाना है तो आप पाइथन में भी, ये भी पॉपुलर ऑप्शन है, जेंगो। जेंगो, फ्लास्क, कूडो सारे पॉपुलर है, लेकिन जेंगो जो है वो सबसे पाइथन की तरफ से पॉपुलर है। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड जावा से है, जावा में आपने काम किया है और वेब डेवलपमेंट परसू करना चाहते हैं बैक एंड जावा के थ्रू, तो आप स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है उसके थ्रू जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ चले जाए। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ वो कर ले, रिएक्ट फ्रंट एंड पर कर ले, और बैक एंड पर यहाँ पर नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस कर ले। नोड जेएस बेसिकली मैंने आपको बताया ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसका फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, जो कि बैक एंड करता है हमारे लिए। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जावास्क्रिप्ट आपके लिए हैंडल कर सकता है। इन 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 ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं फॉर बैक एंड। तो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। अभी फ्रेमवर्क से आपका इधर तक वो जर्नी फ्रंट एंड और बैक एंड की कवर हो गई। जिन्होंने बैक एंड करना है बैक एंड भी कर सकते हैं अकेले, जिन्होंने फ्रंट एंड करना है फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? फुल स्टैक मीन के मैं फ्रंट एंड भी करता हूँ, मैं बैक एंड भी करता हूँ, मैं डेटाबेसेस भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन मतलब API जो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस, उनके साथ भी काम कर सकता हूँ। तो अगर आपको फुल स्टैक बनना है तो उसके लिए सिंपली आपको कोई भी कम्बिनेशन जो कि आपको मैंने बताया फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, उसमें चूज कर ले।
मेरी सजेशन या रिकमेंडेशन होगी कि जावास्क्रिप्ट से जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है और इंडस्ट्री में टॉप चल रहा है। फ्रंट एंड रिएक्ट कर ले, डिज़ाइनिंग तो सब ने करनी है, HTML CSS वो तो कंपलसरी है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, उसके बाद फ्रंट एंड पर रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क और बैक एंड पर नोड जेएस फ्रेमवर्क। सो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर आप इस तरीके से कर लेंगे, ये कम्बिनेशन होगा। उसके अलावा डेटाबेसेस पर आते हैं। डेटाबेसेस जो है हमारे लिए परमानेंट डेटा स्टोर करता है किसी डेटाबेस में। तो डेटाबेस बेसिकली स्टोरेज होती है, जितनी भी हमारे पास यूट्यूब में देख ले तो वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस किसी सर्वर में पड़े हुए हैं, वो डेटाबेस में पड़ी हुई है, मतलब वो डेटाबेस से बेसिकली मैनेज होती है। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो डेटाबेसेस आगे मैंने ऐड किया है। डेटाबेसेस में भी दो टाइप के डेटाबेस है, स्ट्रक्चर वाले हैं और नॉन स्ट्रक्चर वाले हैं। कौन सा सीखना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों बेस्ट है बेसिकली अपने अपने फंक्शनलिटीज से। अच्छा, एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस। ये बेसिकली ना, मैंने आपको जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि वेब एप्लीकेशन जो होती है बेसिकली सॉफ्टवेयर्स ही होती है। तो अगर सॉफ्टवेयर्स ही होती है तो सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास आजकल तो एंड्रॉयड ऐप्स भी चलते हैं, आईफोन और एंड्रॉयड ऐप्स। तो इस तरह अगर आपको किसी भी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का किसी एंड्रॉयड और आईफोन ऐप भी बनाना है तो जस्ट डिज़ाइन बना ले, बैक एंड कोडिंग आपने नहीं करनी है, जस्ट उधर डिज़ाइनिंग होती है, वो डिज़ाइन उधर कर ले, फ्लटर में करते हैं या जो भी मतलब जो डेवलपर आप हायर करते हैं वो कर लेगा। बाकी आपने एपीआई इंटीग्रेशन उसको देनी है, बाकी बैक एंड आपके ही कोडिंग का यूज़ होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या इंटरनेट पर बहुत सारे एपीआईज मौजूद हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। जिस तरह ईमेल एपीआई हो गई, जो कि हम ईमेल किसी को सेंड करेंगे उधर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वो कर ले, SMS सेंड कर ले, RFID स्कैन कर ले, इस तरह बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पर हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो एपीआई को अपने कोडिंग में यूज़ किस तरह करना है और ख़ुद की एपीआई किस तरह बनानी है, तो ये ज़्यादा ज़रूर खुद की एपीआई डेवलप करना बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है। तो ये आपको एपीआई डेवलपमेंट, डेटाबेसेस एंड फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आनी चाहिए, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, फुल स्टैक के साथ हमारे साथ आ जाता है ये स्टैक्स है बेसिकली, मान, मीन और मेवन। ये बेसिकली ये स्टैक्स जो है ये जावास्क्रिप्ट की, मतलब मैंने आपको रिकमेंड किया कि जावास्क्रिप्ट में कर ले, तो जो लोग जावास्क्रिप्ट में जाना चाहते हैं सब कुछ फुल स्टैक, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी इनके स्टैक्स भी बना दिए, सब कुछ जावास्क्रिप्ट से होगा। आपको कोई और मतलब पाइथन, PHP उन लैंग्वेज की वो और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, एक लैंग्वेज में आपको सब कुछ कवर। और सबसे फास्ट एप्लीकेशन अगर बोल दे तो ये इन तीनों से हो जाएगा, इनमें कोई भी सीख लें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपको समझा दूँ तो इनमें डेटाबेसेस जो होती है वो नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस, नॉन एसक्यूएल सिंपली ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करते हैं। आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना जान ले कि ये फास्ट होती है। नो स्किल डेटाबेसेस, ये नॉट स्ट्रक्चर डेटाबेसेस बहुत फास्ट होती है। तो इन तमाम स्टेक्स में से मान, मीन या मेवन में हमारे पास डेटाबेस मोंगो, मतलब मोंगो डीबी नो स्किल डेटाबेस यूज होता है। बैक एंड पर एक्सप्रेस जेएस यूज होता है, फ्रंट एंड पर रिएक्ट जेएस यूज होता है। नोड जेएस जो है ये डिपेंडेंसी है, ये इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप मतलब अगर सीखना भी चाहे विद इन अ वीक कवर हो जाता है। ये बेसिकली डिपेंडेंसी है जावास्क्रिप्ट की। तो नॉर्मली ये कम्बिनेशन अगर हम बना रहे, ये मान स्टैक है। पर्सनली इसमें मुझे एक्सपर्टी है और ये बहुत बहुत अच्छा स्टैक है। इसमें आप यूट्यूब, फेसबुक, डिस्कॉर्ड इस तरह के एप्लीकेशन खुद बना सकते हैं विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर आप खुद इस तरह एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस तरह फास्ट भी होगा, इस तरह चलेगा भी। तो ये इसकी पावर है, इससे आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी किसी ने रिएक्ट की जगह एंगुलर या व्यू जेएस सीखा है तो उनके लिए आसानी ये है कि आप रिएक्ट को रिप्लेस कर ले, बाकी यही स्टैक रहेगा। रिएक्ट की जगह आप इधर एंगुलर जेएस डालें या व्यू जेएस डालें। जैसे मेवन स्टैक में इधर व्यू जेएस है और मीन स्टैक में एंगुलर जेएस है, बाकी स्टेट जो स्टैक हमने बनाया है वो वही स्टैक है। तो ये इंटरनेशनल स्टैक है और ये इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत यूज़ होता है। जिस तरह अभी अगर आप ट्रेंडिंग जॉब देख ले डेवसिंग के, तो वो मान स्टैक पर हायर करते हैं लोगों को। तो डेवसिंग पाकिस्तान की एक अच्छी खासी रेपुटेटेड मतलब सॉफ्टवेयर हाउस है। तो इस तरह और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है जो कि मान वाले को ज़्यादा हायर करते हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये फ्रेमवर्क्स आप बेसिकली कवर कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं डेटाबेसेस की। हमने फ्रंट एंड कर लिया, हमने बैक एंड कर लिया, हमने फुल स्टैक बनना है अभी। तो फुल स्टैक में जो डेटाबेसेस वाला पोर्शन आ जाता है उसमें हमें मतलब ये मैंने तो नो स्किल समझा दिया कि वो फास्टर होते हैं, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर।
बेसिकली स्ट्रक्चर डेटाबेस या एसक्यूएल जो है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस पर काम करती है। रिलेशनल मींस रो एंड कॉलम। जैसे हमारे पास टेबल होता है, उसमें डिफरेंट रोज होती है और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, तो ये डेटा को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसकी अगर मैं आपको फ़ायदा बता दूं तो लार्ज एप्लीकेशन जो होती है उसमें जिस तरह नादरा का है, तो उधर जो है डेटाबेसिस जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें रिलेशनल बेटर होती है। इसमें रिलेशन का कंसेप्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है और उसके साथ मेरे पास एक और पोर्शन दूसरा टेबल है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन और स्टूडेंट का रिलेशन बनाना कि मतलब एक आईडी कॉलम के थ्रू मैं रिलेशन बना सकता हूँ, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इजी होती है एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में। तो ये बेसिकली एडवांटेज है। इस तरह स्केलेबिलिटी अगर देख ले तो स्केलेबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चर डेटाबेस की बहुत ज़्यादा जिस तरह मैंने अच्छी है ना, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देख ले तो मतलब जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बेटर है। सही है। आप इस तरह मन स्टैक या मीमन स्टैक या जो भी स्टैक है उसमें डेटाबेसेस को नो एसक्यूएल की जगह एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। उधर आपने मोंगोडीबी यूज़ किया था, उसकी जगह आप यूज़ कर ले एसक्यूएल, नॉर्मली माई एसक्यूएल के नाम से मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन से नेचर वाले एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं। अभी NoSQL डेटाबेस की अगर बात कर लें तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में डाटा को स्टोर करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फास्ट होती है, इसमें रिलेशनशिप और वो वाले कंसेप्ट जो होती है वो थोड़े मतलब उस लिहाज से मुश्किल होती है। लेकिन इसका अगर स्पीड के साथ बात कर ले तो स्पीड में ये सबसे ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ पर हमारे पास स्मॉल एप्लीकेशन होती है और हमारे पास स्पीड की बात आ जाती है, वहाँ पर हम NoSQL डेटाबेस को कंसिडर कर सकते हैं। ये बेसिकली इसमें मोंगोडीबी भी है, इसके अलावा भी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, ये बेसिकली ना अनस्ट्रक्चर होती है या इसको सेमी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसमें मतलब NoSQL के साथ परसू करना चाहते हैं या SQL के साथ करना चाहते हैं, उसके साथ आगे परसू कर लें। अभी आगे मैं बात कर लूँ तो डेटाबेसेस जो लेयर है मतलब फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गई, हमने वो कवर कर लिया, फुल स्टैक बन गए। लेकिन अगर फ्यूचर के लिहाज से देख ले तो ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट आ चुका है। नॉर्मली अगर हम ब्लॉकचेन की नाम ले ले तो आजकल बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन ये होता है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज तक इसको रखते हैं, जबकि ये क्रिप्टो करेंसीज तक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर बनी है, लेकिन ब्लॉकचेन जो है बेसिकली इसको हम मतलब मॉडर्न डेटाबेस को रिप्लेस करने के मतलब पुराने डेटाबेस को मॉडर्न वे से रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली ये एक ऐसा वे होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसका कोई ओनर नहीं होता। फर्स्ट वे मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं या यूट्यूब अकाउंट और उधर आपको मतलब ओनर चाहे या जो हैंडल कर रहे हैं जो इसके ओनर है, वो अगर चाहे तो आपने कोई भी गलती की हो वो आपको आपका अकाउंट ही उड़ा सकते हैं। वो क्योंकि उनके पास इख्तियार है, वो सेंट्रलाइज है, वो उनके ओनर है। लेकिन अगर यही चीज़ हम ब्लॉकचेन में डाल दें तो उधर कोई ओनर नहीं है, आपको किसी को इख्तियार नहीं है कि आपको मतलब डायरेक्टली किक आउट कर दे। एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरी सिक्योरिटी, अगर नॉर्मली हम मतलब नॉर्मल वेब में वो देख ले तो कोई भी आके एसक्यूएल इंजेक्शन नाम से हैकिंग अटैक्स होती है, मतलब आपके वेबसाइट पर या जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसके लिंक पर वो कोई अटैक वगैरह कर सकते हैं। जबकि वही अगर हम डेटाबेस की जगह उधर हम ब्लॉकचेन यूज़ कर ले तो वहाँ पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ये हर हर एक रिकॉर्ड हर एक मतलब नोड के साथ होता है। नोड आप समझ ले, आप सारे यूजर हैं तो आप हर एक के साथ उसका एक्सेस होगा, सारा रिकॉर्ड होगा। तो उसमें अगर कोई एक जगह पर चेंजेस होती है तो बाकी लोगों के साथ वो चेंजेस नहीं होगी, उस वजह से वो सिक्योर रहेगा। तो सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो ब्लॉकचेन, जिस तरह हमारे पास आप देख ले बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन कब से चल रहा है लेकिन वो अभी कोई हैक नहीं कर सकता, क्रिप्टो करेंसी है। तो सेम उसी तरह बिटकॉइन हो गए या इथीरियम हो गए, ईथर कॉइन हो गए, जितने भी कॉइन्स है ना, वो हैक नहीं हो सकते। उस तरह अगर हम वेब एप्लीकेशन में इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो भी हैक नहीं होंगे, वो भी उतने ही सिक्योर रहेंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। अभी अगर हमको ब्लॉकचेन को यूज़ करना है अपने वेब एप्लीकेशन के साथ,
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए कि कहाँ पर यूज़ कर ले। तो सबसे पहले तो हमारा डेटाबेस वाला लेयर ख़त्म हो जाएगा। हमने फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है। अच्छा, बैक एंड वाला भी बहुत कम हो जाएगा। बैक एंड हमने उन जगह करना है जहाँ पर हमें सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, तो वो ब्लॉकचेन से आ जाएगा। जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ई कॉमर्स स्टोर है और मैंने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, तो डिस्प्ले वाली जगह पर तो मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मली डिस्प्ले ही करना है ना। परचेजिंग के वक्त में डाल सकता हूँ ब्लॉकचेन को। तो अगर आपको इसी ऐसी जगह है आपके एप्लीकेशन में जहाँ पर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप बैकएंड लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का बैकएंड वही पुराना स्टैक में यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस या नोड जेएस। और इसके अलावा आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही एक एडवांस वर्जन है, नोड जेएस की डिपेंडेंसी पर बना है। तो उसमें जो इश्यूज थे वो कवर किए गए थे। मतलब आप वो यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकएंड, लेकिन बैकएंड का इतना काम नहीं है इसमें। फ्रंट एंड पर आपको वही रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट का एक अपडेट है और फ्रेमवर्क भी है नेक्स्ट जेएस। आपकी मर्जी है रिएक्ट करना चाहे, जो भी करना चाहे वो फ्रंट एंड पर करना है आपको। बैक एंड पर जो डेटाबेसिस वाला जहाँ जगह आती है ना, डेटाबेस वाला काम, वो अपने डेटाबेसिस के साथ नहीं करना है, वो अपने एक लैंग्वेज में करना है जिसका नाम है सोलिडिटी। तो सोलिडिटी यूज होती है ब्लॉकचेन में। और सोलिडिटी को सिंपली आपको अगर मतलब सीखना है या काम उसमें करना है, आपको इथेरियम एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो बेसिकली इथेरियम फ्रेमवर्क है जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रेमवर्क है। आपको सोलिडिटी लैंग्वेज सीखनी है जो कि 100% तो नहीं, 90% सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ही है। मतलब सीखने में भी कोई मसला नहीं है, तो वो कर ले। उसको सिर्फ कनेक्शन के लिए एक छोटा सा टूल यूज़ होता है, web3.js। तो आपको ये कनेक्ट करना, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक मतलब टूल है, फ्रेमवर्क है, जो कि web3.js कनेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को जो कि हमने बनाई है रिएक्ट के थ्रू। वो कनेक्ट करती है हमारी सोलिडिटी या इथेरियम फ्रेमवर्क से। तो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस वाला कंसेप्ट इधर क्लियर हो जाएगा। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखने की पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर मतलब फ़ायदे की बात कर ले तो ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड अगर देख ले, इंडस्ट्री में पाकिस्तान में देख ले या आउटसाइड देख ले, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं मिल रहे। तो इतना वो है कि डिमांड इसका आजकल और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चूंकि वेब के जनरेशन है। वेब 1.0 था जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होती थी, मतलब टेक्स्ट और इमेजेस मुश्किल लोड होते थे। फिर वेब 2 आ गया, सेकंड जनरेशन वेब का आ गया, जिसमें हमारे पास वीडियोस भी चलती थी, जो आजकल चल रहा है। और वेब 3 जो आ रहा है उसमें बहुत एडवांस कंसेप्ट है, तो वेब 3 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो मेटा आ रहा है, वो चीज़ें आ रही, तो उसके साथ फिर ब्लॉकचेन यूज़ होगा। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अपने जाना है तो ब्लॉकचेन बेस्ट है। सैलरीज की बात कर ले तो कोई भी डेवलपर ले ले, मन ले ले, लारावेल वाले, जेंगो वाले, उसके मिनिमम 3 गुना ज़्यादा सैलरीज इसकी होती है। उससे ज़्यादा होती है, उससे कम नहीं होती। ये बिगिनर की बात कर रहा हूँ। तो उनसे 3 गुना ज़्यादा सैलरीज आपको इसमें मिल रही है। तो सैलरी पर्सपेक्टिव से भी मतलब ये अच्छा है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में करना है तो देन आपको ब्लॉकचेन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको मैंने पीछे जो बताएं, तो वो आप उन रास्तों से भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा था। इससे आप फ्रीलांसिंग आप लोगों ने की होगी। सिंपल फाइवर पर जाना है, अकाउंट बनाना है, तो फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव फाइवर, अपवर्क, उधर उस इसका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चूंकि इंटरनेशनली इस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, मन का भी ज़्यादा है। मन के प्रोजेक्ट भी अपवर्क पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लारावेल वगैरह उनके मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम मिल जाते हैं, तो उससे जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अगर काम मिलने वाला है तो इसमें मिल जाएगा। तो आप इसके साथ थोड़ा सीखने के साथ साथ आप इसमें प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट से बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं इस चीज़ को इधर वाइंड अप करना चाहूँगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ गया हूँ, मुझे पता है ऐसी चीज़ें होगी जो कि क्लियर नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगा और बहुत इनकरेज करूँगा आप लोगों के दिमाग में जो जो भी क्वेश्चन है वो पूछ ले, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। Anyone has any kind of question, please do ask। ब्लॉकचेन से हो, वेब से हो, फ्रीलांसिंग से हो, जिस पर्सपेक्टिव से भी हो तो पूछ। जी इमरान भाई, मैंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर लैंग्वेज स्टूडियो में एक मॉडल बनाया है, सही है। तो सही अब है। वो अब वेबसाइट में यूटिलाइज करना चाहता हूँ।
वहाँ पे सही वो है, की भी मिलती है, रेस्ट एपीआई के थ्रू उसको कॉल करूंगा, सही है। तो वहाँ पे सही है, एक की और एंड पॉइंट वो लिंक दिया जाता है। तो सही है। अभी मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ उस मॉडल को, लैंग्वेज स्टूडियो मॉडल है। तो बेसिकली अभी इस सेशन में इसको कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिकली आप कवर कर सकते हैं। इट्स टू इजी कि एपीआई आपके पास है। तो अब रिएक्ट तो आपको आती होगी, आपको इतना आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिएक्ट आती होगी। तो रिएक्ट के थ्रू चले जाइए, और रिएक्ट में जिस तरह हम एपीआई को मतलब कोई भी एपीआई हम यूज़ करते हैं, तो उसी एपीआई को मतलब उसका लिंक है आपके पास ऑलरेडी है। वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है मेरे पास, अभी मैं आपको कोड वो मेरे पास मौजूद तो नहीं है कि दिखा दूं, लेकिन 3-4 लाइन का कॉमन कोड होता है जिसके थ्रू हम एपीआई कॉल करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, एज्योर के एपीआई मैंने यूज़ किया, उसमें एक इशू मुझे भी आ रहा था, और वो इशू एज्योर की कुछ सेटिंग्स है, उधर से वो प्राइवेट होती है या क्या मसला होता है, उधर से वो ऑन करना पड़ता है। तो ये मेक श्योर कर ले कि उधर से ऑन हो। सेशन के बाद आई ट्राई कि मैं आपको वीडियो का एक लिंक था जहाँ से मुझे एक प्रॉब्लम आया था ना एज्योर एपीआई से, कि मैं आपको साथ वो वीडियो शेयर कर दूँ तो उधर से वो सेटिंग आप ऑन कर ले। जी एनीवन एल्स, किसी ने और भी? फैसल, फैसल भाई ने हाथ उठाया है। जी फैसल। जी इमरान भाई, मुझे अस्सलाम पूछना वालेकुम। था कि जो जी फैसल भाई आप पूछ ले, मैं बाद में पूछ लूँ। जी जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये जो लॉजिक बिल्डिंग का मेरा सवाल था कि हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग को किस तरह से मतलब जो है जो अच्छी तरह से बना सकते हैं। अभी जो मैं एज अ पीएचपी बैकएंड डेवलपर जो है हिदायत इंस्टीट्यूट के अंदर ना ट्रेनिंग चल रही है मेरी, तो उसके लिए जो थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग है ना थोड़ा मतलब मसला आ रहा है बहुत, तो उस वजह से आप क्या रिकमेंड करेंगे? इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। ये सबके साथ इशू होता है शुरू में, कि मतलब वो सीख तो जाते हैं, सीखना तो बहुत ईजी है, 3-3 महीनों में लोग फ्रेमवर्क सीख जाते हैं, लेकिन उनकी लॉजिक जो है वो मतलब जब सिनेरियो आ जाता है वो कवर नहीं कर पाते, उनको बहुत इश्यूज फेस होते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, क्योंकि हम अभी कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे कि मैं आपको ये बोल दूं कि जाओ नेट पर बहुत सारे प्रोग्राम पड़े हैं वो करके मतलब प्रैक्टिस कर लो, ये उससे नहीं होगा। ये चीज़ इधर इधर की लॉजिक जो है वो थोड़ी चेंज है। तो इसको करने के लिए ना आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके स्टेज पर अपने आप को रख दूं, मैं मुझे स्किल आती है, मैंने सीख भी ली, और मेरी लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूव कर लूँ, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन तो इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में मैं जाऊँगा, मुझे कोई हायर नहीं करेगा। इवन फ्री इंटर्नशिप में भी आजकल लोग हायर नहीं करते हर बंदे को, तो वो नहीं हो पाता। तो उसका सिंपल, वेरी सिंपल सोल्यूशन है कि वो मुझे इंटर्नशिप में भी नहीं ले रहे, मुझे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी काम करना है, किस तरह कर लूँ? सिंपल, चले जाओ इंटरनेट पर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्री बिल्ड वेब एप्लीकेशंस है, वो देख लो। या अगर आपको वो पता नहीं है तो सिंपल नाम तो पता होंगे ना, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर उठा के आप खुद से शुरू स्क्रैच से बना के पूरा का पूरा बना दो। तो उसमें आपको बहुत सारे हज़ारों इश्यूज आएंगे, लेकिन आपके पास जो भी नज़दीक मौजूद हो उनसे पूछ ले, इंस्टीट्यूट वगैरह में, या ना हो तो लिंक्डइन पर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उनसे आपने इश्यूज पहले तो खुद प्रैक्टिस करना है, स्टैक ओवरफ्लो इन चीज़ों से, तो वो सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो गए, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, मतलब आपकी लॉजिक बिल्ड हो जाएगी, 99% कवर हो जाएगी, ये 1% तो विद मतलब जब आप हायर होंगे तो उधर फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। मैं जब लारावेल मैंने सीखा तो मैंने तकरीबन 4 ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी। न्यूज़ पोर्टल था उस वक्त, स्कूल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, ये मैंने खुद से बनाई थी, मतलब जितना एक्सपेंड मैं कर सकता था। इवन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने लारावेल में था, उसमें मैंने टीचर अटेंडेंस का फंक्शनलिटी डाल दिया था, जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह आप अपनी मर्जी से जितने फंक्शनलिटी आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि पैसे तो कोई आपको मतलब आपसे ले नहीं रहा, सिर्फ टाइम है, आप टाइम दे दो, प्रैक्टिस कर लो, और जहाँ से पॉसिबल हो वो इश्यूज सॉल्व करा दो जो फेस हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ लॉजिक बिल्डिंग कवर हो जाएगी। जी कोई और भाई भी थे जो कि क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी इमरान भाई, मुझे बताए कि जो बैंक का सिस्टम है उसमें तो ब्लॉकचेन भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि 15 साल 20 साल पुराने सिस्टम है उनके ना, डिजिटल। क्या जी उनके जी। सिक्योरिटी के लिहाज से उनके पास ब्लॉकचेन तो नहीं है, तो वो कैसे सिक्योर है फिर? तो आपको अगर देख ले तो हमारा नेशनल बैंक जो है, जो कि हमारे पाकिस्तान का सबसे एक हम अच्छा बैंक कंसिडर करते हैं, मतलब गवर्नमेंट बैंक है ना,
तो वो कितनी बार हैक हो चुका है, कितनी बार अटैक, रिसेंटली देख ले 3 महीने पहले जो अटैक हुआ था। तो ये अटैक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सिस्टम सिक्योर नहीं है, कोई भी बंदा आके साइबर अटैक कर लेता है और फिर उनका पकड़ जाना या ना पकड़ा जाना वो मैं सेशन में नहीं कहूँगा, आप खुद पाकिस्तान में रह रहे समझदार हैं ना। तो लेकिन ये है कि उनके सिस्टम सिक्योर नहीं है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये मैं मेरे और मेरे फ्रेंड ने ये मतलब ये सोचा भी है और हम करने चाहते भी है। ये मेरे फ्रेंड का आइडिया था बेसिकली, बबरक शायद सेशन में मौजूद हो या ना हो, उसने मुझे ये रिकमेंड किया था कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन सिस्टम बना के पाकिस्तान वाले जो एचईसी है उनको मतलब हम ये एज अ आइडिया सजेस्ट कर ले कि हम आपके लिए बना रहे हैं बैंकिंग सिस्टम, सही है, ब्लॉकचेन में, तो आपके जो अटैक हो रहे हैं बैंकिंग हैक हो रहे हैं वो हैक नहीं होगे। तो ये गैप अभी मार्केट में मौजूद है, कोई भी बंदा आके ये फुलफिल कर देते। हमारा आइडिया तो ये था कि हम फ्री कर देंगे उनके लिए, फिर आगे मेंटेनेंस में बहुत सारे पैसे हैं, हम उनसे मेंटेनेंस में ले सकते हो। पाकिस्तान में एक बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक है, तो ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज के बैंक से या पाकिस्तान में, तो इस चीज़ को अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे जी हैं जी नहीं? अगर फॉरेन में आप देख ले, ये क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट जो है ये बेसिकली बैंकिंग कंसेप्ट ही है ना। यहाँ पर क्या होता है, आपके हाई फीस नहीं लगते, कोई भी हाई फी नहीं लगता, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कोई ओनर नहीं है और ट्रांजेक्शन स्मूथली हो रहे हैं। तो अगर बिटकॉइन में पाकिस्तान में खरीद लूँ या यूएसए में खरीद लूँ या इंडिया में खरीद लूँ, सेम कीमत होता है। तो यही तो पावर आ गई ब्लॉकचेन की। और ये बहुत सारे ऐसे माफियाज है जो कि ब्लॉकचेन को अभी तो नहीं आने दे रहे, लेकिन फ्यूचर में पूरे का पूरा वो कवर कर लेगा। उसका रीजन यही है, तो अगर मतलब ये चीज सेंट्रलाइज हो गई तो फिर करप्शन और ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाएगी। तो उस वजह से बहुत सारे बीच में लेयर्स है जो कि इस चीज को एडॉप्शन नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन गैप है, हम ट्राई कर सकते हैं इस पर। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और बता दें कि कॉमर्स में जितने भी लैंग्वेजेस है, लेट्स सपोज 2-3 जो बड़े लैंग्वेजेस वो यूज़ होते हैं, तो बाद में ये चेंजेबल होते हैं। अगर एक एजेंसी जो है ना एक प्रोजेक्ट पकड़ ले और वो लॉन्ग टर्म का हो, तो बाद में वो चेंज होते हैं लैंग्वेजेस, वो इंटरनली चेंज करते हैं बैक एंड पे या नहीं? नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जांपल मैंने लारावेल में एक बना दिया तो बाद में उसको मन में शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैंने इस खुद एक ऐसे ई कॉमर्स स्टोर देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो था मतलब हमारे पास लारावेल में, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था, तो उसके साथ फिर हमने रिएक्ट यूज़ कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि उसका बैक एंड मतलब मेन कोडिंग जो है वो हम एक्सप्रेस या नोड में कर ले, फिर मतलब ये है कि वो तो पूरे का पूरा चेंज ही होगा, स्क्रैच से डेवलप होगा। तो ये आई थिंक पॉसिबल तो है, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि स्क्रैच से डेवलपमेंट है ना आगे। ठीक है, थैंक यू इमरान भाई। मोस्ट वेलकम ब्रदर। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, ये आपको क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको एक और बहुत एडवांटेज बता दूं, आजकल ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी चल रही है ना। तो उसमें हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप, बेसिकली मैं आपको समझा दूं, मोबाइल एप्लीकेशन में विंडोज़ के अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप होते हैं, एंड्रॉयड के अलग और आईफोन के अलग। तो नॉर्मली आजकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, जिस तरह फ्लटर टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि फ्रंट मतलब एक कोडिंग कर लो, वो एंड्रॉयड पर भी चलेगा, आईफोन पर भी चलेगा, और जितने भी मतलब जितने भी फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, उसमें चलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आपने एज अ वेब डेवलपर साथ में हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करनी है, मींस मैं नॉर्मली वेब एप्लीकेशन भी बना दूं और मैं साथ में एंड्रॉयड आईफोन एप्लीकेशन भी बना दूं, तो आपको फ्लटर की तरफ नहीं जाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास जो रिएक्ट है, इस रिएक्ट के साथ एक स्टाइल शीट अटैच होता है जो कि हम नॉर्मली इजीली कवर कर लेते हैं। अगर हमें रिएक्ट आती है तो रिएक्ट नेटिव बहुत इजी है। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव बेसिक कोडिंग यही होगी, मान स्टैक में होगी जो हमने इधर किया है। सिर्फ वो डिज़ाइन जो है ना एंड्रॉयड और आईफोन का, वो हमारे रिएक्ट नेटिव बना देगा, जो कि हाइब्रिड होगा, एक दफ़ा बना ले किसी भी स्मार्टफोन में चलेगा। तो उधर हमारे पास एपीके जनरेट हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, उसका मतलब पूरा सॉफ्टवेयर। तो वेब और ऐप डेवलपमेंट हमने एक साथ कवर कर दिया, और रिएक्ट नेटिव के अलहदा बहुत सारे जॉब मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा आप अगर मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आजकल इतने यूज़ नहीं हो रहे डाडी एक्सी वाले, मतलब एज अ नॉर्मल डेवलपर, लेकिन अगर वो बनाना चाहते हैं तो इसी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का जो है ना एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। तो
तो इलेक्ट्रॉन जेएस में यही कोडिंग जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है .exe में। तो आप फायदे देख लें, अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाना चाहते हैं ना, तो आप ब्लॉकचेन में भी जा सकते हैं, इधर मन भी कर सकते हैं, उधर रिएक्ट नेटिव भी कर सकते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन जेएस भी। मतलब एक ऐसा डेवलपर जो कि हर कुछ सब कुछ कर सकता है, तो वो आपको जावास्क्रिप्ट ही बना सकता है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने समझी कि आप लोगों के साथ ऐड कर लूँ। इसके अलावा आप लोगों के जितने क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, देन हम मीटिंग को ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक इज जवाद हेयर, जवाद अमीन, जवाद भाई, ही लेफ्ट, सॉरी। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन हम सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। So thank you so much guys for joining the session. It was very nice session, a nice audience. और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि आगे आप लोगों के लिए फ्रंट एंड बैक एंड और इस तरह के और कोर्सेस अरेंज कर ले इसी MLSA माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो आप लोगों की सजेशन बहुत नेसेसरी है। सेशन के बाद आप लोगों के साथ जवाद भाई वो भी शेयर करेंगे फीडबैक, तो वो ज़रूर फिल करें। आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, जो कि हमारी सर्टिफिकेट की बेनिफिट ये है कि वो वेरीफाइबल है। मतलब दो किस्म की सर्टिफिकेट है ना, एक होती है वेरीफाई नहीं हो सकती, दूसरी वेरीफाई हो सकती है। तो आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी असाइन किए दे दिए जाएंगे। ये कौन है भाई, एक्सक्यूज मी, इसी भाई का वो कैमरा भी ऑन है, माइक भी ऑन है, तो अच्छा। तो सिंपली सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों ने जस्ट वो फीडबैक फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट जिस तरह यूडेमी वगैरह देता है जिसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल हो, तो वो सर्टिफिकेट भी दे दी जाएंगे। और उसके अलावा आप सजेशन भी दे सकते हैं जवाद भाई को या हमारे टीम को, तो आगे आपके लोगों के लिए आपके मतलब जो सेशन आपको पसंद है वो अरेंज कर दे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।